डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है, ये लेक्चर आपका है ट्रेन लाइटिंग यूनिट का। उसमें एक टॉपिक है आपका एयर कंडीशनिंग के ऊपर। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो इसी पे डेडिकेटेड है कि एयर कंडीशनिंग का जो मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है और कितने तरह का हम एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं। तो बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट आप अपने घर में एक्सपेक्ट करते हो एयर कंडीशनिंग सिस्टम से, वही एक्सपेक्टेशन जो है हमारा होता है ट्रेन में भी। बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है इसमें। भाई जो है मतलब रॉकेट साइंस वाली जो है वो बात नहीं है। तो जैसे कि जो अगर आपका एयर कंडीशनिंग का जैसे जैसे आपके घर में लगा हुआ है, तो आप क्या उसे मतलब क्या उम्मीद करके रखते हो कि टेम्परेचर कंट्रोल करे। अगर घरों में अगर किसी कमरे में एसी लगा हुआ है और अगर बंदे पढ़ रहे हैं तो उसके अनुसार वो टेम्परेचर को मेंटेन करे। दूसरा ये कि हर एक मौसम में वो प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड करे या टेम्परेचर मेंटेन करके रखे। फिर जो पावर आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका वो ऑप्टिमल यूज़ करें, मतलब कि ज़्यादा पावर जो है वो खर्च ना करें। यही सेम रिक्वायरमेंट हमारा रेलवे एयर कंडीशनिंग सिस्टम से भी होता है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा है। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है? सप्लाई क्लीन एंड फ्रेश एयर, है ना, एट ए कंट्रोल्ड यूनिफॉर्म टेम्परेचर। बिल्कुल क्लीन एंड फ्रेश एयर दे, है ना, कंट्रोल यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर। रेगुलेट द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पैसेंजर। बहुत लोगों को इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में सिमिलरिटी लग रही होगी। ऐसा लग रहा हो कि यार दोनों तो सिमिलर पॉइंट है, नहीं, दोनों अलग अलग है। इसमें है फ्रेश एयर देने की बात हो रही है, इसमें टेम्परेचर रेगुलेट करने की बात हो रही है। ध्यान से पढ़िए, सप्लाइंग फ्रेश एयर एट ए कंट्रोल यूनिफॉर्म टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर आप उसको कम कर रहे हो तो फ्रेश एयर जो है वो ना आए कमरे में। फ्रेश एयर के साथ साथ मतलब जैसा टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग वो फ्रेश एयर प्रोवाइड करें। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेशन की बात की गई है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग फॉर हीटिंग as well as cooling on a train that travel through areas of widely differing climate during its journey। अब ट्रेन जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है वो लोकेशन से जाती है, तो उस लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपना कूलिंग जो है वो मेंटेन करके रखे या हीटिंग प्रोवाइड करे जो उसका रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद है आपका कि ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट बाय ऑप्टिमल यूज़ ऑफ अवेलेबल पावर। जो भी पावर आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका वो ऑप्टिमल यूज़ करें, पावर लॉस ज़्यादा ना हो, एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। अब एसी इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं? एसी इक्विपमेंट जैसे आपके घरों में जो भी एसी है, जो इक्विपमेंट होते हैं सेम वही इक्विपमेंट यहाँ भी होते हैं आपके। कोई ऐसा कोई अलग सा नहीं होता। कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, इवेपोरेटर होता है, पैनल होता है जहाँ से आप देखते हो, सारा कुछ वही है। तो अगर आपको नॉर्मल एसी का पार्ट्स भी याद है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जबकि मैंने मेन मेन पार्ट्स लिखे हैं। तो कंप्रेसर का क्या काम है? कंप्रेसर जो है वो आपका कंप्रेस करेगा गैस को और डिलीवर करेगा इनटू कंडेंसर एट ए हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, इसीलिए आप देखिए कंप्रेसर के, इसीलिए आप देखिएगा जो कंप्रेसर चलता है पीछे में गर्म होता है। ठीक है, उसके बाद अब कंप्रेस कर गया, अब कंडेंस करेगा। तो इट कूल्स द हॉट, है ना, इट कूल्स द हॉट गैस एंड कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म, है ना, अंडर प्रेशर। ये करेगा ये, मतलब अब जो हॉट गैस है उसको ठंडा करके और उसको फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा प्रेशर के अंदर। उसके बाद है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व में अब क्या होगा, जो आपका लिक्विड जो ऊपर से आया है अब वो एक्सपैंड करेगा। जैसे जो फ्रीऑन है ना, ये फ्रीऑन के जो मूवमेंट है उसको वो हाई प्रेशर में मूव करने के लिए कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है कि कितना फ्रीऑन जाना चाहिए, और अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो उसको फिर कंट्रोल करता है, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। इसके बाद है आपका इवेपोरेटर। तो इवेपोरेटर में अब क्या, जो फ्रीऑन आया है वो जो फ्रीऑन है वो अब इवेपोरेट करेगा। वो इवेपोरेट करने के बाद क्या करेगा कि वो सराउंडिंग जो कूलिंग कॉइल का सराउंडिंग है उससे वो हीट लेगा,
है ना, इट टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द कूलिंग कॉइल फॉर कूलिंग पर्पज। अब बहुत लोगों को ये लेटेंट हीट लग रहा हो, क्या लेटेंट हीट बेटा एक्चुअली क्या है कि वो हीट है दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ द मटेरियल, ठीक है, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। जो मतलब वो हीट रिक्वायर्ड है जब, जैसे मान लीजिए अगर आप पानी से भाप बना रहे हो, तो पानी से भाप बनाने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, जो फ्रियोन है वो क्या करेगा, जो कूलिंग कॉइल है ना, उसका जो टेम्परेचर ले करके फिर वो कन्वर्ट होगा, तो वो सारा जो हीट है वो उस फॉर्म में ले लेगा वो अपने लेटेंट हीट में। तो जो भी टेम्परेचर है वो ले करके वो अपना जो स्टेट है वो चेंज करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है ये चलता रहेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, अब कैसे इसको जस्टिफाई करता हूँ मैं। देखिए अगर आप इसको स्टेप नंबर 1 समझ लीजिए। देखिए ये प्रोसेस ऐसे चल रहा है, यहाँ से ये गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, मैं एक बार बना देता हूँ अच्छे से, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एसी जो है वो बेसिकली जो है वो काम कैसे करता है। उसमें जो है आपका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। इसमें जो है इतना टफ नहीं है इसको समझना। तो होता ये है, इवेपोरेट किया, इवेपोरेट करने के बाद ये कंप्रेस होगा, है ना, इवेपोरेट किया और इवेपोरेट होने के बाद ये जो है आपका वो इवेपोरेट होने के बाद ये आपका कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद फिर कंडेंस होगा, कंडेंस के बाद फिर ये एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड होने के बाद फिर ये इवेपोरेट करेगा। ऐसे चलता है, फिर ये साइकिल रिपीट होती है ऐसे कर करके, बारी बारी करके। ठीक है, इसके बाद है आपका गेज पैनल। ठीक है, तो जो आपका गेज पैनल है उसमें हम क्या करते हैं कि प्रेशर गेज होता है जिसमें आप हाई प्रेशर, लो प्रेशर और ऑयल प्रेशर है ये सारा कुछ देख सकते हो। और जो इसमें प्रेशर कटआउट्स होता है जो कंप्रेशर को प्रोटेक्ट करता है हाई प्रेशर से, लो प्रेशर से और लो ऑयल प्रेशर से। अगर ये सारे कंडीशंस आते हैं तो वो क्या करता है, कंप्रेशर को कट आउट कर देता है तुरंत। ठीक है, जैसे ही आपने इसी में कभी सुना कट से आवाज़ आती है ना, जैसे ही कुछ होता है तो कट से, वो क्या है, वो गेज पैनल के हेल्प से ही वो जो है वो कटआउट्स हो जाता है। उसके बाद है एसी कंट्रोल पैनल। यहाँ पे सारा कुछ जो है आपका एयर कंडीशन सिस्टम का, वहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें कंट्रोल पैनल में हम वो सब चीज़ें रखते हैं, मतलब सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके ही हम ये सारा काम करते हैं कि किस चीज़ का कितना सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एसी कंट्रोल पैनल जो है वो काम करता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन क्या है, पहला तो कन्वेंशनल टाइप है। देखिए कन्वेंशनल टाइप में बहुत आसान है। देखिए ये जो है एक्सेल के पास नीचे लगा हुआ है ना, तो इसमें इसको अंडर फ्रेम हम बोलते हैं। तो एसी इक्विपमेंट प्रोवाइडेड अंडर फ्रेम, ये नीचे में लगा हुआ है। इट ऑपरेट्स ऑन 110 वोल्ट डीसी एंड सप्लाई थ्रू 18/25 किलोवाट अल्टरनेटर। मतलब ये डीसी सप्लाई है और ये अल्टरनेटर जो है इसको सप्लाई देता है। तो ये डीसी एसी को डीसी में हम कन्वर्ट कर देते हैं। थर्मोस्टेट है जो टेम्परेचर को सेंस करता है कोच में। बैटरी चार्जर है प्रोवाइडेड अंडर द फ्रेम फॉर चार्जिंग द बैटरीज। और उसके बाद है प्री कूलिंग सॉकेट्स आर प्रोवाइडेड ऑन ईदर साइड ऑफ द कोच फॉर प्री कूलिंग पर्पज। बहुत सिंपल सा है, इसमें बहुत ही इतना कुछ टफ नहीं है ये। ड्रॉबैक क्या है, देखिए अब नीचे लगा है तो ड्रॉबैक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि गैस लीकेज हो सकता है पाइप या जॉइंट्स में से, है ना, और कोच का वेट बढ़ जाता है। लार्ज स्पेस रिक्वायरमेंट है इक्विपमेंट के लिए। मेंटेनेंस प्रॉब्लम है क्योंकि अब इसको खोलने के लिए, मेंटेन करने के लिए हाई स्किल्ड लेबर चाहिए, है ना। उसके बाद है मोर पावर कंजम्पशन है, लेस एनर्जी एफिशिएंट है। अंडर स्लंग इक्विपमेंट में गेट हिट बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। अब बहुत लोगों को लगा ये अंडर स्लंग क्या है। अंडर स्लंग मतलब यही है, अंडर फ्रेम जो हम लटका के रखते हैं ना, जो हम नीचे लटका के रख रहे हैं उसको हम अंडर स्लंग बोलते हैं, समझिए, है ना। जो आप नीचे लटका के रख रहे हो उसको हम अंडर स्लंग बोलते हैं, मतलब हैंग किया हुआ। तो एक टेक्निकल वर्ड है ये अंडर स्लंग। किसी चीज़ के नीचे लटका के रखना जो है उसको हम अंडर स्लंग बोलते हैं, है ना। मैं एक दो वर्ड ऐसा जरूर यूज़ करूँगा अपने लेक्चर में ताकि आपको भी टेक्निकल वर्ड्स थोड़ा से पता चलें।
है ना, क्योंकि अब आप लोग बच्चे तो रहे नहीं, तो थोड़ा थोड़ा टेक्निकल वर्ड जो है मैं अपने लेक्चर्स में ज़रूर डालता हूँ इस तरीके से। अंडरस्लंग इक्विपमेंट में गेट हिट बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जो नीचे है। तो अब ये देखिए आपके सामने है, अगर कोई पत्थर फेंक के मार दिया या कहीं कुछ लग गया इसमें, तो ये टूटने, ये ख़राब होने का चांस रहता है। फिर एक्यूमुलेटेड डस्ट अफेक्ट्स द हीट ट्रांसफर, चूँकि ये ओपन इन्वायरमेंट में है ना, ये ओपन इन्वायरमेंट में है, तो इसमें डस्ट एक्यूमुलेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से हीट ट्रांसफ़र में इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद जो है आपका ये जो है मतलब वैसे दिख तो जाता है ना, लेकिन ये हम लोग जो है वो आजकल जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसको, तो ये चीज़ है आपका। और जैसे अब आपने आजकल जो आ रहा है वो आ रहा है आपका RMPU आ रहा है, ठीक है, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। ये तो आपने देखा भी होगा, ये चीज़ ट्रेन के ऊपर में देखा ही होगा ये आपने, है ना। ये बेसिकली जो भी जो ट्रेन में वॉशरूम वगैरह जो होता है ना, तो वॉशरूम के ऊपर ये लगाते हैं हम इस चीज़ को, तो ऊपर में इस पंखा चलता रहता है और ये पूरा जो है वो प्रोवाइड करता है ना। तो RMPU was introduced in the year 1992 with 25 किलोवाट अल्टरनेटर। AC 2 टायर या 3 टायर में जो होता है 2 यूनिट ऑफ 7.0 TR होता है। TR का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में TR बोलते हैं, लेकिन फुल फॉर्म इसका होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो AC 2 टायर 3 टायर में जो होता है वो 2 यूनिट होता है, और AC सिंगल टायर में 1 यूनिट ऑफ 7 TR होता है, ठीक है। उसके बाद है माउंटेड अबव द टॉयलेट ऑफ बोथ द एंड सप्लाइंग कंडीशंस एयर इन द टैपर डक्ट टू सर्व द कोच। अगर यही वजह है कि जो AC कोच का हाइट है ना थोड़ा सा आपको कम लगता है। कम मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा हाइट कम होता है, लेकिन अंदर जो केबिन का हाइट है थोड़ा सा कम होता है, अगर आप गौर करिएगा तो। जैसे नॉर्मल स्लीपर में क्या होता है, जो अपर बर्थ होता है और जो छत होती है मतलब अंदर का, उसमें स्पेस आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन AC में वो थोड़ा कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि डक्ट की वो उसमें जो है हम डक्टिंग करते हैं, डक्ट की वजह से थोड़ा सा हाइट जो है वो कम हो जाता है। तो यही लिखा है कि इन द टैपर डक्ट टू सर्व द कोच एंड टू एंड। उसके बाद है LHB कोचेज। ये उससे भी रिसेंट है और आजकल ये सब यूज़ हो रहा है। राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में ये आप देखोगे, है ना, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में ये हमें देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं लिंक हॉफमैन बॉश कोचेज। ये मॉडर्न पैसेंजर एमिनिटीज़ में आता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, है ना, तो इसमें इसके थ्रू हम जो है वो कंट्रोल करते हैं। और इसमें और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होते हैं कि इसमें आप का पुश बटन होता है, उससे आप कंट्रोल कर सकते हो किसी भी मतलब कोच का टेम्परेचर रेगुलेट यहीं से कर सकते हो। फिर आप यहाँ से वोल्टेज, करंट, और ये मैंने देखा है ध्यान से, ये आप भी कभी ध्यान देना आज के बाद, इसमें सारा कुछ दिखेगा आपको। वोल्टेज कितना चल रहा है, करंट कितना चल रहा है, प्रेशर कितना चल रहा है, कूलिंग कितना चल रहा है, सारा कुछ इसमें डिस्प्ले होता है। और ये वहीं पर होता है जब आप ट्रेन का जो टॉयलेट होता है ना, जो वहाँ जाओगे, जहाँ पे वहाँ पे लगा हुआ होता है ये। AC कोचेज में जहाँ पे अटेंडेंट बैठता है ना, तो उसी के साइड में होता है, लेकिन दूसरे साइड में होता है। अटेंडेंट वाले साइड में नहीं होता, ये अटेंडेंट के दूसरे साइड में होता है। उसके बाद है ये टेक्नोलॉजी MS एल्स्टॉम ने बनाया था, फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दिया था जर्मनी को, और ये इंडिया में अभी जो है वो RCF कपूरथला में बनता है ये वाला कोच, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, इसमें कोई टफ नहीं है। तो ये था आपका टॉपिक एयर कंडीशनिंग का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एयर कंडीशनिंग का रिक्वायरमेंट क्या है, एयर कंडीशनिंग के मेन कंपोनेंट्स और पार्ट्स क्या हैं, और कितने तरह का हम जो है आपका अरेंजमेंट होता है ना। उसमें लिखा हुआ है एक टॉपिक आपका सिलेबस में, टाइप ऑफ इंस्टॉलेशंस, है ना। टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन क्या है आपका? तो 3 तरह के इंस्टॉलेशन हो गए। एक तो कन्वेंशनल टाइप जो एक्सेल नीचे की तरफ होता है, एक RMPU हो गया रूफ माउंटेड, और तीसरा जो हो गया आपका LHB कोचेस टाइप का, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एयर कंडीशनिंग system of train lighting unit. So if you have any doubt, then you can ask, and thank you so much for watching this video.
एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।